बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग के आगाज़ में सबसे पहले दो बड़े ऐलानात हुए हैं, जिनमें एक ऐलान मुराद सईद साहब ने किया है। मुराद सईद देखें, इमरान खान साहब के जो बहुत करीबी साथी हैं, जो बहुत वफ़ादार लोग हैं, उनमें एक मुराद सईद है। बल्कि नौजवान की आदत में उन्हें नंबर 1 समझा जाता है। और इमरान खान के बाद जो शख्स इमरान खान के नज़रिए पे सबसे ज़्यादा डट कर मजबूती के साथ खड़ा हुआ, वो मुराद सईद है। मुराद सईद ने इमरान खान की सियासत के लिए और इमरान खान साहब के नज़रिए के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। यानी इमरान खान साहब के साथ इन्होंने इमरान खान की वजह से सियासत शुरू की। बहुत सारे नौजवान हैं जो मुराद सईद के साथ सियासत का हिस्सा बने और वो सारे मुराद सईद को फॉलो करते हैं। मुराद सईद ने कई मरतबा अपनी जान पर खेल कर इमरान खान साहब के लिए हिफाजत का बंदोबस्त किया। वो अपने साथियों के साथ बहुत विजिलेंट रहे। बहुत सारे लोग मुराद सईद को जानते हैं। मैं उनकी ज़्यादा तारीफ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि मुराद सईद क्या है। अब इस मौके पर जब एक मायूसी फैल रही थी, इस मौके पर जब कारकुनों को एतमाद नहीं है लीडरशिप के ऊपर, इस मौके पर मुराद सईद ने एक बड़ा ऐलान किया है। और उनके ऐलान से बज़ाहिर ये लगता है कि अब मुराद सईद ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया है, क्योंकि एक मायूसी है। कई दिनों से नौजवान लगातार रब्ता कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनकी बातचीत हो रही है। कुछ अरकान असम्बली हैं, वो भी मायूसी का इजहार कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम डायरेक्शन लेस है। इस वक्त हमारी लीडरशिप पर हमें भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वो हमें बार बार अकेला छोड़ देते हैं। और इमरान खान को जेल से निकालना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कोई लाया अमल हमारे पास नहीं है। इमरान खान एक तहरीक चलाने की बात करते हैं और हमारी लीडरशिप हमें तहरीक चलाने के हवाले से कोई लाया अमल नहीं दे रही, कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ हमें नहीं बताया जा रहा। यानी अगर ईद के बाद तहरीक चलानी थी तो रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना था जिसमें तैयारी की जाती। जिन्होंने तहरीक चलानी होती है वो फौरी तौर पे अनाउंस करते हैं, लोगों को निकलते हैं और बाहर आ जाते हैं, जैसा कि अख्तर मेंगल साहब ने किया, जैसा कि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क़यादत जो है वो ज़हनी तौर पे भी तैयार नहीं है और अमली तौर पे भी कुछ नहीं कर रही। तो नौजवानों का ये गिला और शिकवा था। ऐसे में मुराद सईद साहब का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे उन्होंने अब जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। बानी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ईद के मौके पर तहरीक के अगले मरहले का ऐलान किया था। और पख्तूनख्वा के वो नौजवान जो 1 साल बनी गाला और जमान पार्क कैंप्स में रहे और हर अहम एक्टिविटी के मौका पर तमाम तर जबर और फस्तायत का मुकाबला करते हुए काफिलों के लिए रास्ते क्लियर करते रहे। इंशाअल्लाह 6 अप्रैल को उन जानसाराने इमरान खान कन्वेंशन का इनेकाद होगा। 11 अप्रैल को स्वात अपने हल्के के ग्रैंड जिरगे से 2 नकाती एजेंडे, इमरान खान, बुशरा बीबी समेत क़यादत और कारकुनान की रिहाई और अमन की बहाली पर तफसीली बात करूंगा। तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज में शामिल नौजवान और काफिले लाने वालों को भी तैयारी का कह दिया है। जैसे ही जामे प्लान सामने आएगा आपको अमल दरामद होता हुआ दिखाई देगा। कराची और सिंध के नौजवानों को पार्टी से मुशावरत के बाद 1 हफ्ते में प्लान देने की हिदायत की थी। कल उनका तफसीली लाया अमल भी मौसूल हो जाएगा। अब ये कराची का बता रहे हैं कि वहाँ के नौजवान क्या करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के तमाम साथी पुरअमन एहतजाज करने वाले बलोच अवाम के साथ खड़े हैं और उनको एहतजाजी मार्च का इस्तकबाल करने की हदायत जारी हो चुकी है। PTI क़यादत भी बलूचिस्तान मार्च में शरीक हुई। इमरान खान के नज़रिए और हदायत के मुताबिक क़यादत और कारकुन इंशाअल्लाह हर मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। पंजाब जिस तरह 23 मार्च को निकला था, इससे वादे है कि पंजाब के कारकुनान तैयार हैं और ख़वातीन जिस तरह मुतहर्रिक होकर उनको लीड कर रही हैं, उनका ये किरदार मिसाली और काबिल तारीफ़ है। नॉर्थ पंजाब के नौजवानों को फ्लैश प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रखते हुए तहरीक के अगले मरहले की तैयारी पर फोकस रखने का कहा गया है। नॉर्थ पंजाब के नौजवानों के साथ तफसीली लाया अमल तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जुम्मे को शेयर नहीं हो सका, इंशाअल्लाह जल्द उस पर भी पेशरफ्त होगी। अमन तहरीक के लिए भी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के तमाम कबीलों का जरगा बुलाया जाएगा। मैंने अमन तहरीक के तमाम साथियों की मुशावरत से तहरीक के आगाज़ से कबल जरगा इसलिए बुलाया कि मैं 2 दफ़ा कॉल दे चुका हूँ और हज़ारों लोग भी निकले। लेकिन तहरीक की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि बार बार कॉल का इंतज़ार करने के बजाय ग्राउंड पर मौजूद तमाम कबीले जिम्मेदारी लेते हुए लीड करें। इसलिए फ़ैसला यही हुआ है कि जिरगे में ही पूरा लाया अमल वाज़े करके उसी दिन से तहरीक का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। तो जनाब मुराद सईद साहब उस वक्त मैदान में आए जब एक मायूसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क़यादत और क़यादत के फ़ैसलों को लेकर, और वो मायूसी क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने भी एक अनाउंसमेंट किया है, एक ऐलान अलीमा खान साहिबा का भी है। वो ये कह रही हैं कि
इन्होंने किसी भी सियासी शख्सियत को इमरान खान साहब से अडयाला जेल में आज भी मिलने नहीं दिया। हमारी इमरान खान साहब से जो आखिरी मुलाकात हुई थी वो 20 मार्च 2025 को हुई थी। हमारी जो अगली मुलाकात है इमरान खान साहब के साथ जो स्केड्यूल्ड है, आज देखें आप जब वीलॉग सुन रहे हैं तो ये 4 तारीख है, तो वो ये कह रही हैं कि 8 अप्रैल को हमारी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ तय है और ये 3 हफ्ते के बाद हमारे भाई के साथ मुलाकात होगी। हमारी फैमिली इंशाल्लाह अडयाला जेल 2 बजे पहुंचेगी और हमारा यही टाइम है जो हमें दिया गया है। अगर हमें इजाज़त ना दी गई इमरान खान साहब से मिलने की तो हमने ये प्लान किया है कि हम वहाँ पे धरना देकर बैठ जाएंगे अडयाला जेल के बाहर जब तक कि हमें इजाज़त नहीं दी जाएगी कि हम अपने भाई से मिलें। देखिए हलीमा खान साहबा ने अब धरने का ऐलान किया, इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनको सपोर्ट करना चाहिए और करना पड़ेगा। इमरान खान साहब की फैमिली इस वजह से धरना करने जा रही है कि इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जा रही और अगर ये पार्टी अपने लीडरशिप के लिए इंसाफ नहीं ले सकती, लीडर की फैमिली के लिए नहीं ले सकती, तो फिर तो ये बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है, सेनेट में इनकी बड़ी अक्सरियत है, कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा मेंबर्स इनके पास हैं, एक सूबे में इनकी हुकूमत है और पूरे पाकिस्तान में अगर फॉर्म 45 के मुताबिक देखा जाए तो 2/3 से ज़्यादा इन्होंने अक्सरियत ली हुई है। 70% आवाम इनके साथ खड़ी है या शायद इससे भी ज़्यादा। तो अगर ये भी इंसाफ नहीं ले सकते अपनी लीडरशिप और अपने लीडर और उनकी फैमिली के लिए, तो फिर तो ये बहुत ही बड़ी माड़ी गल हो जाएगी, पंजाबी में कहते हैं। अच्छा, अब ये 2 ऐलानात हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली अंदर गेम क्या चल रहा है। अमेरिका से जो मेहमान आने वाले हैं ना, उन मेहमानों के लिए असल तैयारी की जा रही है। ये जो मुज़ाकरात की पूरी कहानी सुनाई गई है आपको, चीज़ें बहुत सारी आपके सामने रखी गई, ये सारी कहानी इसलिए है कि अमेरिका से मेहमान आ रहे हैं और उन मेहमानों के इस्तकबाल की ये तैयारी है। मुज़ाकरात का माहौल बनाया जा रहा है, इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है कि इमरान खान साहब बात मान जाएं और इसी कोशिश में इमरान खान साहब की कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें करवाई गई जो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों के करीब है। यानी बैरिस्टर सैफ हो गए, वो एस्टेब्लिशमेंट के ही एक करीबी आदमी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे शहबाज शरीफ के साथ मोहसिन नकवी है, ऐसे ही अली अमीन के साथ बैरिस्टर सैफ है। दोनों बंदों को जो है वो आप समझ लें, वो शहबाज शरीफ से तगड़ा है, ये अली अमीन से तगड़ा है। और इसी तरह आदम स्वाति को भेजा गया कि आप जनाब जाके मनाएं इमरान खान साहब को, आपकी वो बात मानते हैं। तो उन्होंने भी जाकर कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप मुज़ाकरात के लिए मुझे आप चुन लें, आप मुझे मौका दें, मैं जाके करता हूं। लेकिन वो इमरान खान साहब ने बात नहीं मानी। अब गंडापुर साहब को भेजा गया, 2.5 घंटे इनकी भी मुलाकात करवाई गई। हालांकि इमरान खान साहब को आधे घंटे से ज़्यादा मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन 2.5 घंटे मुलाकात करवाई गई। तो इमरान खान साहब को कोशिश की जा रही कि उनके मौक़िफ़ में लचक आ जाए। अगर इमरान खान साहब ने बात ना मानी तो फिर उनकी मुलाकात आने वाले मेहमानों के साथ मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है हो जाए, ज़्यादा प्रेशर पड़े तो, लेकिन मुश्किल हो जाएगा कि इमरान खान साहब की आने वाले मेहमानों के साथ मुलाकात करवाई जाए। अब कौन कौन अमेरिका से आने वाले जो मेहमान हैं या जो कांग्रेसमैन आ रहे हैं उनके साथ कौन कौन मुलाकात करेगा? इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसकी लिस्टें नहीं बनाई। इसकी जो फहरिस्त है वो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां बना रही हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये तय कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जब मिलना चाहेंगे अमेरिकन, तो किस किस को हमने अमेरिकन के साथ मिलवाना है और उनको पहले हमने क्या ब्रीफिंग देनी है। वो ये चाहेंगे कि ऐसे लोग मिले अमेरिकन को जो बस सतही नौयत की बात करें, सियासी नौयत की बात करें, इन डेप्थ चीज़ों के अंदर ना जाएं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बात ना करें, तफसीलात उस लेवल पे जाके ना बताएं अमेरिकन को कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या पाकिस्तान की मौजूदा जो रिजीम है, मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट जो है, इसके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अब इसमें जो है वो कुछ सहाफ़ियों को भी मिलवाया जाएगा, वो भी चुने जा रहे हैं कि जनाब किसको मिलाना है किसको नहीं मिलाना। लेकिन वो जो आ रहे हैं ना वो बड़े सियाणे हैं और उनको पता है कि क्या करना है। देखिए अमेरिका में भी एक लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई रिपोर्ट हुई है। मैं इस खबर पे भी वापस आऊंगा, किसको मिलवाना चाहिए और क्यों मिलवाना चाहिए और किसको मिलना चाहिए, ये लिस्ट कैसे बननी चाहिए, इस पे वापस आ जाते हैं। लेकिन अमेरिका से एक खबर आई है और ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये ड्रॉप साइट न्यूज़ के ऊपर खबर छपी, रेहान ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन ने यह खबर छापी। खबर तो बड़ी तफसीली और लंबी है, मैं इसकी समरी आपको बता देता हूं। खबर यह कहती है कि अमेरिका की हुकूमत और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में एक कशमकश चल रही है। यानी CIA पाकिस्तान के अंदर जो फौजी हुकूमत है या फौज की हमायत याफ्ता हुकूमत है, CIA इस सेटअप को चलने देना चाहती है और वो ये समझते हैं कि फ़ौज के साथ डील करना पाकिस्तान में सियासतदानों से डील करने की निस्बत आसान है, लिहाजा फ़ौज यहाँ पे जो मर्जी करे। पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है तो फ़ौज के साथ ही अपने मामलात को आगे बढ़ाते हैं। CIA की ये सोच है और CIA इस कशमकश में इस तरफ खड़ी है। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप की
एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसी और तरह इस सारे मामले को देख रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत खराब है, इंसानी हकूक की पामालियां हो गई हैं, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी हो गया है, फिर ट्रंप के इमरान खान साहब के साथ एक ताल्लुक भी है। इन सारी चीज़ों को लेकर वो एक डिफरेंट चीज़ देख रहे हैं कि जब सियासतदान आते हैं तो उनके पास ज़्यादा इख्तियार होता है, ज़्यादा मार्जिन होता है फैसले लेने का। एस्टेब्लिशमेंट उतने फैसले ले नहीं पाती। उन्हें यह लगता है कि सियासतदानों ने हमेशा भारत के साथ ताल्लुकात भी बेहतर किए हैं, जबकि फौजी हुकूमतों ने ये ताल्लुकात बेहतर नहीं ख़राब किए हैं। और उन्हें यह भी लगता है कि इंडिया के ऊपर जब पाकिस्तान का प्रेशर कम हो जाएगा तो इससे इंडिया को चाइना के खिलाफ ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकेगा। बड़ा तफसीलात थी उसके अंदर, लेकिन उन्होंने जो लुब्बे लुबाब समरी है वो ये है कि अमेरिका में भी एक कशमकश चल रही है कि पाकिस्तान में अमेरिका क्या फैसला करे कि जो फौजी हमायत याफ्ता हुकूमत है उसको सपोर्ट किया जाए या पाकिस्तान में जमहूरियत को सपोर्ट किया जाए। अब इसमें दो राय है, एक राय डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत की है, दूसरी CIA की है। अब आ जाए वापस, CIA आपको पता है अमेरिका की एम्बेसियों को भी कंट्रोल करता है दुनिया भर में, तो वो अब ये तय करेंगे कि कौन से सहाफ़ी मिलें वहाँ पे, जो अमेरिकन मेहमान हैं उनके साथ कौन से सियासतदान मिलें। तो वो कोशिश करेंगे कि वही लोग मिलें जिनके मिलने से पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म का डैमेज ना हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद ये एक मौका है, और जितने इस्लामाबाद में बड़े सहाफ़ी हैं उन्हें चाहिए कि वो मिलें और मिलने की कोशिश करें और खुलकर हक़ाइक़ बयान करें, ना कि उन सहाफ़ियों को जो टाउट्स हैं, जो हुकूमत का ही नुक्ता नज़र बयान करते हैं या जो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का ही नुक्ता नज़र बयान करेंगे। उनको मिलवाने से बेहतर है कि ऐसे आज़ाद सहाफ़ियों को मिलवाया जाए, जैसे कि मदर अब्बास साहब हैं, उनको अगर मुलाकात करवाई जाए तो वो बहुत सारे हक़ाइक़ बता सकते हैं। मुबशर ज़ैदी साहब हैं, शायद पाकिस्तान में नहीं है, और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि वो किसी की भी साइड नहीं लेंगे, वो आकर ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे और हक़ाइक़ वो बताएंगे। इस वक्त हामिद मीर साहब जो है वो बहुत खुल के सच बोल रहे हैं, उनको मुलाकात करवाई जा सकती है। काशिफ अब्बासी साहब की मुलाकात करवाई जा सकती है, और भी सहाफ़ी हैं जिनकी मैं सबका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी मुलाकात हो सकती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसकी मुलाकात करवानी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में, मेरे जहन में तो दो ऐसे लोग आते हैं जो तमाम हक़ाइक़ सामने रखने की जरूरत भी रखते हैं और वो ये कर भी देंगे। एक डॉक्टर आरिफ अलवी, उनकी मुलाकात होनी चाहिए अगर वो दस्तयाब हैं तो, और दूसरा अलीमा खान साहिबा। ये दो ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूर मिलवाना चाहिए। इनकी कैपेसिटी भी है, ये उन्हें हैंडल भी कर सकते हैं, ये उनके सामने हक़ाइक़ भी रख सकते हैं, और ये बड़ी जुर्रत के साथ अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बयान कर सकते हैं। तो अगर इनकी मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करवाएगी तो फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो प्रेशर में भी आ जाते हैं, कंप्रोमाइज़ भी हो जाते हैं, और हमने ये सब कुछ होता हुआ देखा है। तो ये मुलाकातें नाज़रीन होनी चाहिए ताकि उनके पास सही मामला पहुँचे। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो प्लान कर रही है वो ये प्लान कर रही है कि हम इस तरह का माहौल बना दें कि जैसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, चीज़ें तो हल होने की तरफ जा रही हैं, इमरान खान साहब तो बस कुछ अर्से में बाहर आ जाएंगे, हमारा तो सारा मामला ठीक हो चुका है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मिले हैं, उनको भी हमने मना लिया है, तो अमेरिकन ओवरसीज़ आए थे, उनके साथ मामला अच्छे चल रहे हैं। आजकल हम एक ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं जिसके अंदर दुनिया भर से बंदे बुला लिए हैं अच्छे कपड़े पहना के, और उनको ये कह दिया है कि आपने इन्वेस्ट कुछ नहीं करना, बस सिर्फ आपने अपनी शक्लें दिखानी है, आपने यहाँ बैठ के नारे लगाने हैं, अच्छे अच्छे सवाल जवाब करने, और आपको फुल प्रोटोकॉल मिलेगा, आपके ऊपर रियासत पूरा खर्चा करेगी, फिर आप वापस चले जाइएगा। बेशक आप इन्वेस्टमेंट ना करें पाकिस्तान में, वैसे इन हालात में इन्वेस्टमेंट करता भी कोई नहीं है। अब नाजरीन, जो गंडापुर साहब हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के बहुत सारे हिस्से तो बड़े मज़ाहिया थे, उनको आप इंजॉय कर सकते हैं और आप करते भी रहेंगे, बड़े फिल्मी सीन थे। लेकिन जो एक्चुअल उन्होंने एक काम किया, उन्होंने आतिफ खान, असद कैसर और शहराम तरकई को आड़े हाथों ले लिया और उन्हें इमरान खान साहब का हवाला देते हुए साजिशी करार दे दिया। अब देखें, जब आप साजिशी कहेंगे किसी को तो दूसरी तरफ से जवाब भी आएगा। अब उनका जवाब क्या आता है वो मैं रब्ता करूंगा सुबह इन लोगों से, इनसे पूछूंगा जनाब कि आपको इमरान खान साहब ने टिकट नहीं दिए क्योंकि वो समझते हैं कि आप साजिशी हैं और ये आपके वज़ीर आला कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, तो आप लोग क्यों साजिशें करते हैं? सुबह ये सवाल उनके सामने रखना चाहिए। दूसरा, तैमूर झगड़ा साहब के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए अली अमीन गंडापुर साहब ने, और ये उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि जनाब वो ठीक नहीं है, उनकी करप्शन और दीगर चीज़ें वो बयान करते रहे, उनके लोग भी ये कहते रहे हैं। अब जो अकाउंटेबिलिटी कमेटी है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी इन्होंने एक बनाई हुई ना इमरान खान साहब ने, 3 लोग हैं उसमें, मैंने आपको बताया था, उस कमेटी ने तैमूर झगड़ा साहब को भी लिख दिया जनाब आप जवाब दें। तो तैमूर झगड़ा साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने एक बड़ा अजीब सा मसला उठा दिया तैमूर झगड़ा साहब ने। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
झगड़ा साहब कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के असासे 10 करोड़ हैं। ये आप इलेक्शन में, जब इलेक्शन कमीशन आपके कागजात नामजदगी जमा करता है तो आप अपने असासे लिखते हैं कि आपके पास असासे कितने हैं। तो उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर के असासे 10 करोड़ हैं, तो एक साल में उन्होंने पार्टी के ऊपर 75 करोड़ कैसे खर्च कर दिए? तहकीकात क्यों नहीं हो रही? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वैसे ये तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, और अगर ये अकाउंटेबिलिटी कमेटी इसके ऊपर तहकीकात करना चाहती है कि ये पैसे कहाँ से आए और क्या वाकई ये पैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने, जैसे कि दावा किया जाता है, अपनी जेब से खर्चे हैं, तो क्या वाकई उन्होंने अपनी जेब से खर्चे हैं? ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसे सोर्सेज बता सकता हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी कमेटी के मेंबर्स अगर ये बात सुन रहे हैं तो मैं उन्हें उन लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। अगर उनके नाम सीगा राज में रखे जाएँ तो मैं उन लोगों तक पहुँचा सकता हूँ जो आपको बताएंगे कि कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ से इकट्ठा होकर कहाँ पहुँचा, अगर नाम सीगा राज में रखे जाए। क्योंकि देखें, उनके नाम सामने आएंगे, इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी उनके पीछे पड़ जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट भी उनके पीछे पड़ जाएगी, सूबाई हुकूमत भी उनके पीछे पड़ जाएगी, तो उनकी बेचारों की जान अजाब में आ जाएगी। लिहाजा अगर आप सीगा राज में रखें तो मैं कुछ लिंक आपको दे सकता हूं जिससे आपको मदद मिल सकती है। नाज़रीन, पांचवी खबर जो है वो पेट्रोल और बिजली की कीमतों में हवाले से। अभी शहबाज शरीफ साहब ने IMF से एक कर्जा लिया, मुल्क पूरा का पूरा डूबा हुआ है। कर्जे रोल ओवर करवाए हुए हमने 20 अरब डॉलर के तकरीबन, और 10 अरब डॉलर हमारे खजाने में पड़ा हुआ है। इमरान खान साहब के दौर में कर्जे भी इतने नहीं थे। इमरान खान साहब के दौर में IMF की ऐसी शराइत भी नहीं थी। इमरान खान साहब के दौर में महंगाई भी इससे ज़्यादा कम थी, हालात बेहतर भी थे और आपके खजाने के अंदर पैसा भी पड़ा हुआ था। उस वक्त इमरान खान साहब ने छोटा सा रिलीफ दिया था ना, तो पाकिस्तान में मीडिया के दानिश्वर और बहुत सारी ये सियासी जमातें, इन्होंने मातम शुरू कर दिया था कि इमरान खान ने रिलीफ दे दिया, बहुत बड़ा अजाब मुसल्लत कर दिया, क्यों पेट्रोल सस्ता किया, क्यों बिजली का यूनिट सस्ता किया, ये आम आदमी को रिलीफ नहीं है, ये पाकिस्तान की माशी मौत है, ये बातें की गई थी। आज आप उन सारों को सुने, वो शहबाज शरीफ को शाबाशी दे रहे हैं, हालांकि खजाना भी आपका पहले से कम है, यानी पहले की निस्बत तो खाली है। आपके जो IMF की शराइत हैं वो भी ज़्यादा सख्त हैं, आपकी इकोनॉमी भी बर्बाद है, आपकी महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और आपके रेवेन्यू के कोई टारगेट भी पूरे नहीं हो रहे। इमरान खान के दौर में टारगेट से बढ़ के पैसा आ रहा था, अब तो टारगेट भी पूरे नहीं हो रहे। फिर ये कैसे कर सकते हैं? लेकिन वही सारे लोग मुनाफिकत करते हुए आज तारीफ कर रहे हैं। एक दौर था वो वाला पीका जो है वो हराम था, जो इमरान खान साहब के दौर में कानून लाने की बात हुई। आज वाला जो पीका है इसके ऊपर फजाइल सुनाए जा रहे हैं कि ये हलाल पीका है, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो मैं हैरान हो जाता हूं कि पाकिस्तान का मीडिया करता क्या है। यानी ऐसी मुनाफिकत आप लोग कैसे कर सकते हैं? सियासतदान भी यही करते हैं, मीडिया भी यही करता है। बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। अब नाज़रीन, इसमें जो पेट्रोल और बिजली की कीमतों पे एक मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। वो कह रहे जी 2024 में भी मौजूदा हीरो ने बिजली और पेट्रोल समेत सब कुछ महंगा कर दिया था। पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 300 रुपये तक लेकर गए, फिर 30 रुपये सस्ता कर दिया। अब 30 रुपये सस्ता करने के बावजूद हकीकत में वो 110 रुपये महंगा ही हुआ है, जबकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत इस वक्त 40% से ज़ायद कम हो चुकी है, यानी आधी के करीब कीमत हो गई है आलमी मंडी में। अच्छा, अप्रैल 2022 में खाम तेल की कीमत $117 फ़ी बैरल थी। अब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 3 साल की कम तरीन सतह पर यानी $68.85 फ़ी बैरल पे है। यही काम बिजली की कीमतों के साथ किया गया, यानी वहाँ पे भी यही किया गया। पहले बिजली की कीमत को 16-17 रुपये से उठा के ले गए 50 से 70 रुपये के बीच में, अब नीचे लेकर आ गए। लेकिन नीचे कितना लेकर आए? 6 रुपये 7 रुपये। भाई, आप जब टीका लगाते हैं तो लगाते हैं 35-40 रुपये का, और जब आप कम करते हैं तो आप 6-7 रुपये करके आप पूरे अखबारात में इश्तिहारात लगा देते हैं। यानी अब अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात भी दिए जाएंगे मीडिया को कि जनाब हमने अवाम के ऊपर एहसान अजीम कर दिया है, ये इश्तिहार छापो, अब हमारी शक्लें लगा के हमारे मुंह लगाओ इश्तिहारों के ऊपर, टीवियों के ऊपर, हर जगह के ऊपर जो है वो अखबारात में हमारी शक्लें जिनसे लोग चिढ़ते हैं वो पूरी दुनिया को दिखाओ। चले, मर्जी है इनकी, लेकिन अवाम इनकी दुर्गत बनाएगी जब ये अवाम के बीच में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए सारे वादे इन्होंने जो है वो एक भी वफा नहीं किया, सारे वादे इन्होंने तोड़े हैं। अब नाज़रीन, कमज़ोर तरीन पासपोर्टों की फहरिस्त आई है 199 ममालिक की। पाकिस्तान माशाल्लाह से 195 नंबर पे पहुंच गया है, और सिर्फ इराक, यमन, अफगानिस्तान और एरिट्रिया ये वो मुल्क हैं जिनके पासपोर्ट पाकिस्तान से बदतरीन है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, भारत, बोस्निया, बर्मा, कोरिया, कीनिया, नाइजीरिया, इथोपिया, शाम, मिस्र, ईरान और पूरा सेंट्रल एशिया, वियतनाम, सोमालिया, लीबिया, इन सब के पासपोर्ट हमसे बेहतर है। ये वो मुल्क है, फ़लस्तीन का पासपोर्ट भी हमसे बेहतर है। ये वो ममालिक हैं जिनकी मिसालें हमें आर्मी चीफ देते हैं
जिनकी मिसालें हमें उलमा इकराम देते हैं कि खुदा ना खास्ता हम वो बन जाएंगे, देखें हम उनसे भी बुरी हालत में पहुंच गए, हमारा पासपोर्ट कहां पहुंच गया है। ये नोमैड कैपिटलिस्ट की 2025 की फहरिस्त है और इन्होंने ये तफसीलात जारी की हैं। 5 बड़े ज़बरदस्त इनके क्राइटेरिया हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये तय करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान जो है वो दुनिया में टॉप 5 बदतरीन पासपोर्ट की फहरिस्त के अंदर आ गया है। नाज़रीन, ईद का सीज़न भी ताजरों का मायूस कुन रहा है। एक खबर मैं अभी पढ़ रहा था, उसके मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत 25 से 30% तक कम खरीदारी हुई है। लोगों के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए नए कपड़े, नए जूते, नया सामान, ईद के ऊपर चीज़ें, तो ख़रीदारी कम हुई है और उसकी वजह से ताजरों को वो फ़ायदा नहीं हुआ। तो मायूस कुन ईद का सीज़न गुजरा है ताजरों का। नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया है और बड़ी ज़बरदस्त बात की है उन्होंने, और इनका बड़ा कामयाब शो हुआ बलूचिस्तान में, पशीन में बड़ा तगड़ा जलसा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी तादाद में वहाँ शिरकत की है। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में बहुत एक्टिव है और अब ये दिखाई दे रहा है कि ये अगर अगले बलूचिस्तान के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट ने पहले की तरह अपना गंदा खेल ना खेला तो पूरे बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ और उनका इत्तेहाद जो है वो क्लीन स्वीप कर जाएगा और पूरे बलूचिस्तान में वो इलेक्शन जीत कर एक अवामी हुकूमत बना देंगे। और अगर आप ये होने देना तो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। अब अचकज़ई साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होनी चाहिए, मगर बातचीत इस मौजू पर होनी चाहिए कि वो बैरकों में वापस कब और कैसे जाएंगे। देखिए, यही सलूशन है पाकिस्तान का कि सब अपना अपना काम करें। जिसका जो काम है, किसान अपना काम करे, ताजिर अपना काम करे, मिलें चलाने वाले लोग अपना काम करें, कारखाने चलाने वाले लोग अपना काम करें, इंजीनियर्स अपना काम करें, सड़कें बनाने वाले अपना काम करें, बैंक चलाने वाले अपना काम करें, रियल स्टेट वाले अपना काम करें, सहाफ़ी अपना काम करें, वकील अपना काम करें, अदालतें अपना काम करें, पार्लियामेंट अपना काम करे, ब्यूरोक्रेट अपना काम करें, पुलिस अपना काम करे और फौज सिर्फ अपने काम से काम रखे। आप यकीन करें, अगर इन कामों के अंदर मुदाखलत बंद हो जाए तो पाकिस्तान के जो 70 साल से मसाइल हैं वो मसाइल बतदरीज कम होना शुरू हो जाएंगे। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।